नमस्कार। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है। नहीं, वो तो हमारे संविधान का आप कह सकते हैं सार है, उसका दर्शन है, उसकी आत्मा है। तो आज चलिए हम मिलकर इसी की परतों को खोलते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि ये संविधान का पहचान पत्र आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे वो 5 फाउंडेशनल स्तंभ, वो 5 पिलर्स जिन पर हमारा देश खड़ा है। उसके बाद बात होगी उन 4 बड़े वादों की जो हर नागरिक से किए गए हैं। फिर एक बहुत जरूरी सवाल कि ये सारी शक्ति, ये परम अधिकार आता कहां से है। और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्या ये दस्तावेज एक जीवंत दस्तावेज है? क्या इसे बदला जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सेक्शन 1, संविधान का पहचान पत्र। और ये जो उपमा है ना, पहचान पत्र, ये इसकी भूमिका को, मतलब इसकी रोल को बहुत ही अच्छे से समझाती है। अब जरा सोचिए, एक आइडेंटिटी कार्ड क्या करता है? वो किसी भी इंसान की पहचान बताता है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान की पहचान है। ये बताती है कि हमारे देश का चरित्र कैसा है, हमारा नजरिया क्या है। कमाल की बात है कि ये बस एक छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन इसमें पूरे देश की उम्मीदें, पूरे देश की आकांक्षाएं सिमटी हुई हैं। तो अगर हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो प्रस्तावना क्या है? ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक ऐसा बयान जो संविधान के पीछे की पूरी फिलॉसफी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि उसके मूल सिद्धांतों को हमारे सामने रख देता है। और देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि ये प्रस्तावना खुद ही हमें 4 बहुत जरूरी चीजें बता देती है। पहली, कि इस संविधान को अधिकार कहां से मिलता है, इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। दूसरी, कि भारतीय राज्य का नेचर कैसा होगा। तीसरी, कि इसके नागरिकों के लिए क्या क्या बड़े उद्देश्य रखे गए हैं। और चौथी, वो तारीख जिस दिन इसे अपनाया गया। ओके, तो अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। अब हम उन 5 फाउंडेशनल स्तंभों की बात करेंगे। ये वो 5 शब्द हैं जो बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर कैसा है। ये हमारे संविधान के 5 पिलर्स हैं, समझिए। पहला पिलर, संप्रभु या सॉवरन। इसका मतलब बहुत सीधा है। भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, अंदरूनी मामले हो या बाहरी। कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। हम अपने मालिक खुद हैं। दूसरा स्तंभ है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। भारत का समाजवाद वो वाला नहीं है जिसे हम राज्य समाजवाद कहते हैं। नहीं, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आय में जो असमानताएं हैं उन्हें कम किया जाए और सामाजिक न्याय को पक्का किया जाए, एक मिक्स्ड इकोनॉमी के जरिए। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। पता है, ये जो समाजवादी शब्द है, ये हमेशा से प्रस्तावना में नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के जरिए। ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, और ये बदलाव संविधान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी चर्चित बदलाव माना जाता है। तीसरा स्तंभ, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। इसका मतलब है कि राज्य का, यानी सरकार का, अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान और पूरी स्वतंत्रता देगी। और बिल्कुल समाजवादी शब्द की तरह ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 1976 में उसी 42वें संशोधन से जोड़ा गया। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित हुआ है, जो बदलती जरूरतों को अपने अंदर समेटता रहा है। चौथा स्तंभ है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। मतलब जो असली और सबसे बड़ी शक्ति है वो जनता के हाथों में। सरकार लोगों के जरिए ही चुनी जाती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से। यानी लोगों की इच्छाई सर्वोपरि है। और पांचवा और आखिरी स्तंभ, गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो हेड है, जो मुखिया है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वो किसी राजा महाराजा के परिवार से नहीं आते, कोई वंशानुगत पद नहीं है। ये पद देश के किसी भी योग्य नागरिक के लिए खुला है। ये समानता का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो हमने ये तो समझ लिया कि भारत एक देश के तौर पे कैसा है। अब बात करते हैं उन वादों की जो ये संविधान अपने हर एक नागरिक से करता है। ये हैं वो 4 मुख्य वादे। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के आदर्श हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान का पूरा मकसद ही इन चारों को हर नागरिक के लिए पक्का करना है।
और देखिए, जब प्रस्तावना न्याय की बात करती है तो इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाले न्याय की बात नहीं है। इसके 3 डायमेंशंस हैं। पहला, सामाजिक न्याय, यानी किसी के भी साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। दूसरा, आर्थिक न्याय, यानी धन और आय की जो असमानता है वो कम हो। और तीसरा, राजनीतिक न्याय, यानी हर किसी को बराबर राजनीतिक अधिकार मिले। अच्छा, हमने इतने बड़े बड़े आदर्शों की बात कर ली, इतने बड़े वादों की बात कर ली, लेकिन एक सवाल मन में आता है, इस संविधान को, इस दस्तावेज को इतनी शक्ति, इतना अधिकार आखिर देता कौन है? ये आता कहां से है? सोचिए जरा, कौन है वो जो इस संविधान को इतना पावरफुल बनाता है? क्या वो संसद है, या सरकार, या कोई और ही शक्ति है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि प्रस्तावना की पहली ही लाइन में छिपा है। हम भारत के लोग। जी हाँ, ये संविधान हमें किसी राजा ने या किसी बाहरी ताकत ने नहीं थमाया है। ये हम भारत के लोगों ने खुद को दिया है। और यही है लोक संप्रभुता का सिद्धांत, पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसका मतलब है कि जो परम शक्ति है, द अल्टीमेट अथॉरिटी, वो भारत की जनता में है। हम लोग ही इस संविधान का सोर्स हैं और हम ही इसके रक्षक भी हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पे। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक कानूनी गलियारों में हलचल मचाए रखी। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? और क्या अब इसे बदला जा सकता है? इसकी कहानी सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत बड़े ऐतिहासिक केस में छिपी है। ये 2 साल याद रखने वाले हैं। एक 1960 का बेरुबारी यूनियन केस और दूसरा 1973 का केशवानंद भारती केस। इन 2 मामलों ने प्रस्तावना की कानूनी हैसियत को हमेशा के लिए तय कर दिया। और यहाँ एक जबरदस्त यू टर्न देखने को मिलता है। देखिए, 1960 में बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर सिर्फ 13 साल बाद 1973 के लैंडमार्क केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और ये साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी, एक अभिन्न अंग है। और इसी ऐतिहासिक फैसले से जन्म हुआ मूल संरचना के सिद्धांत का, एक है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसका मतलब यह है कि हाँ, संसद के पास संविधान को अमेंड करने की, यानी उसमें संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो इसकी आत्मा को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, इन जैसे जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें किसी भी संशोधन से मिटाया नहीं जा सकता। वो हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए वो कौन से आदर्श होने चाहिए जो हर बदलाव से परे हों, जिन्हें कभी भी नहीं बदला जाना चाहिए, चाहे सरकार के पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।